हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्या है आज के वीडियो में। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 1 वीक सीरीज आती है। आज के वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। हम लोग लेकर आए 1 नाइट सीरीज। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। 1 नाइट सीरीज का मतलब है कि एक रात पहले पढ़ के, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के आप लोग पूरा कोर्स लिटरेचर का कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वो भी दोनों बुक के। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेंचर एक बहुत ही हार्डवर्किंग फार्मर था और उसकी फसल को सिर्फ बारिश की जरूरत थी। थोड़ी देर में बारिश भी होने लग जाती है, बारिश के साथ ओले भी गिरने लग जाते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें 100 पैसों की डिमांड करता है और एनवलप पे एड्रेस लिख देता है टू गॉड। जब पोस्टमैन इस एड्रेस को देखता है, बहुत हंसता है पोस्ट मास्टर को। जब वो एड्रेस दिखाता है, पोस्ट मास्टर भी हंसता है, लेकिन डिसाइड कर लेता है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए और सब लोगों से मिला के 100 पैसों इकट्ठे करने की कोशिश करता है, लेकिन 70 पैसों इकट्ठा करके एनवलप में डाल के भेज देता है। जब लेंचर लेटर को देखता है, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पूरा यकीन था भगवान मेरे लेटर का रिप्लाई करेंगे। लेकिन जब वो पैसों को काउंट करता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक दूसरा लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। पोस्ट मास्टर खुद जाता है उस लेटर को पढ़ने के लिए। उस लेटर में लिखा हुआ था, भगवान आपने जितने पैसे मुझे भेजे, सिर्फ मुझे 70 पैसों मिले, मुझे 30 पैसों और भेज दो क्योंकि मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब एक नंबर के दुष्ट लोग हैं। मिसेस पंफ्रे अपने डॉग ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे खिला खिला के मोटा कर देती है। जब हमारे ऑथर मिस्टर हैरियट ट्रिकी की यह हालत देखते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मिसेस पंफ्रे को वार्निंग देते हैं कि इसका मीठा खाना बिल्कुल भी बंद कर दो। लेकिन थोड़े दिनों बाद में ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मिस्टर हैरियट जाते हैं ट्रिकी को अपने क्लिनिक में लेकर आ जाते हैं। वहां पे वो ट्रिकी को बिल्कुल खाना नहीं खिलाते, 2 दिन तक सिर्फ उसे पानी पानी पिलाते रहते हैं और दूसरे डॉग के साथ में खेलने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसे एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थोड़े दिनों में ट्रिकी रिकवर करने लगता है। जब मिसेस पंफ्रे को इस बारे में पता चलता है तो वो अंडे, वाइन, शराब सब कुछ भेजना स्टार्ट कर देती है, जिसे मिस्टर हैरियट खुद ही खा लिया करता था। और मिस्टर हैरियट के मन में एक लालच आ जाता है कि ट्रिकी को मैं अपना परमानेंट गेस्ट बना के रख लूं। थोड़े दिनों बाद में मिसेस पंफ्रे को वो बताता है, क्योंकि मिसेस पंफ्रे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मिसेस पंफ्रे को बताता है आपका डॉग रिकवर हो चुका है, अब आप उसे ले जा सकते हो। मिसेस पंफ्रे चमचमाती हुई ब्लैक कलर की कार में आती है। मिस्टर हैरियट जब डॉग को लाते हैं, डॉग उछल के उनकी गोद में जाके चला जाता है और मिसेस पंफ्रे हंसते हुए बोलती है दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। 300 साल तक अंग्रेजों के राज के बाद में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला अपने प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे थे तो उस समय बहुत सारे लोगों से सराउंडेड थे, वर्ल्ड डिग्निटरीज से, साथ ही साथ उनकी डॉटर जनानी भी उनके साथ में थी। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में बोलते हैं कि आज के बाद कोई किसी से किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा हमारे लैंड पे, चाहे वो स्किन के कलर पे हो, चाहे किसी भी बेसिस पे हो। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में ही अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कोई भी इंसान किसी को हेट करते हुए पैदा नहीं होता, उसे हेट करना सिखाया जाता है। जब हेट करना सिखाया जा सकता है तो उसे लव करना भी सिखाया जा सकता है। हर एक इंसान की 2 ऑब्लिगेशन होती है, एक ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे के लिए, और दूसरी ऑब्लिगेशन अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में किसी भी पर्सन को इन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से रोका जाता था। मंडेला बोलते हैं कि जब वो जेल में थे तो उन्हें और उनके कॉमरेड्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। तब उन्होंने एक गार्ड में ह्यूमैनिटी की एक झलक देखी थी। ये शायद 1 सेकंड के लिए थी, लेकिन इतनी भी काफी थी उन्हें अपने रास्ते पे आगे बढ़ने देने के लिए। और फ्रीडम हमेशा इनडिविजिबल होती है। अगर किसी एक पर्सन को फ्रीडम नहीं मिल रही तो दूसरा पर्सन भी कभी फ्री नहीं रह सकता। जब मैं अनिल से मिला तब मेरी एज 15 साल की थी और मैं एक चोर था। अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था। मेरे पूछने पे मैंने अपना नाम हरी सिंह बताया। हर महीने में अपना नाम चेंज करता था जिससे पुलिस से मैं बचा रह सकूं। मैंने अनिल को बोला मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। अनिल बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, तुम मुझे खाना खिला देना। अनिल इस पे अग्री हो जाता है, लेकिन जो खाना मैंने बनाया वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। अनिल ने उसे आवारा कुत्तों को डाल दिया, मुझे जाने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं नहीं गया, जिस पे अनिल ने बोला मैं तुझे पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। अनिल एक राइटर था और कभी कभी पैसे कमाया करता था। एक बार मैंने देखा अनिल नोटों के बंडल के साथ आता है और उसे बेड के नीचे रख देता है। रात को मौका देखकर मैंने वो पैसे चुरा लिए और सीधा रेलवे स्टेशन चला गया लखनऊ जाने के लिए। लेकिन लखनऊ जाने वाली ट्रेन मैंने छोड़ दी और बाहर जाके मैदान में मैं आ गया। बारिश होने लगी, बारिश से पैसे गीले हो गए। फिर मुझे फील हुआ अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना पड़ेगा। मैं वापस अनिल के पास गया। अनिल सोया हुआ था। चुपचाप से पैसे मैंने अनिल के बेड के नीचे खिसका दिए। अगले दिन अनिल आता है, 50 रुपए का नोट मेरी तरफ बढ़ा के बोलता है कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब से तुम्हें रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। और जब नोट मैंने लिया तो मैंने देखा कल रात की बारिश से वो शायद गीला हो चुका था। अनिल को पता चल चुका था कि मैंने चोरी की है, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं बोला। फॉलर एक राइटर था जिसे डिटेक्टिव के बारे में कुछ लिखना था, इसलिए वो ऑजिबल से मिलता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि ऑजिबल दिखने में बहुत ही ज्यादा मोटा सा और भद्दा सा इंसान दिखाई देता है। उसे लगता है कि डिटेक्टिव तो हट्टे कट्टे मोटे ताजा होते होंगे,
लेकिन जब वो ऑजिबल के साथ में बदबूदार गली से होता हुआ फ्रेंच के एक होटल में जाता है तो उसे डे का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिल जाता है। जैसे वो कमरे की लाइट ऑन करते हैं, बीच में एक आदमी खड़ा हुआ रहता है पिस्टल लेकर, जिसका नाम होता है मैक्स। मैक्स ऑजिबल को एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उससे सबमिट करने के लिए बोलता है, जिसपे ऑजिबल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं मैनेजमेंट से लड़ाई करने वाला हूँ, पिछली बार भी कोई इस बालकनी से मेरे कमरे के अंदर आ गया था और आज तुम आ गए। जिसपे मैक्स बोलता है कि मैं बालकनी से नहीं आया, मैं डुप्लीकेट की से आया हूँ। इतनी देर में गेट पे नॉक होने लग जाती है, जिसपे ऑजिबल बोलता है कि यहाँ पे पुलिस आ गई और मैक्स सीधा जाता है बालकनी में और बोलता है कि पुलिस को जल्दी से यहाँ से भेज देना, नहीं तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। जैसे दरवाजा खुलता है, मैक्स अपने आप को पुश करता है और एक तेज चीख आती है और नीचे गिर जाता है। लेकिन जो गेट से आया था वो पुलिस नहीं थी, वो वेटर था। वेटर उनका ऑर्डर रख के चले जाता है। फॉलोअर बहुत ज्यादा परेशान होता है और बोलता है अब मैक्स वापस आ जाएगा, लेकिन ऑजिबल बोलता है मैक्स वापस नहीं आएगा क्योंकि उस तरफ कोई बालकनी ही नहीं थी। ये स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में जिसे उड़ने से डर लगता था, इसलिए उसके मम्मी पापा और इसके भाई बहन उसे प्लेटू पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। पिछले 24 घंटे से वो इस प्लेटू पे अकेला था, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। मम्मी पापा उसके छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला सिखा रहे थे। आफ्टरनून हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। सामने प्लेटू पे दिखता है उसके मम्मी पापा सब लोग खाना खा रहे हैं और मम्मी एक फिश को टीयर कर रही है। ये देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो मम्मी को आवाज लगाता है, लेकिन सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी मदर उसकी तरफ बढ़ती है फिश का वो टुकड़ा लेकर। वो भी प्लेटू पे आगे आगे बढ़ रहा होता है। अब इधर से वो बढ़ रहा है आगे आगे, इधर से मम्मी आ रही है। जैसे ही मम्मी उसके पास में आती है, मम्मी यहाँ से यू टर्न लेती है, वो सीगल वहां से जंप लगा देता है और सीधा नीचे खाई में गिरता है और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन वो फील करता है कि जैसे वो खाई की तरफ नीचे नीचे गिरता जा रहा है, उसके पंख बाहर की तरफ फैलते जा रहे हैं और वो नीचे नहीं गिर रहा और वो खुशी से चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि अब वो उड़ान भर चुका था। मम्मी पापा भी उसके आसपास चारों तरफ गोल गोल घूमने लग जाते हैं और आगे जाके समुद्र के ऊपर बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं आजा बेटा तू भी यहाँ पे बैठ जा। जब वो नीचे समुद्र की तरफ जाता है तो उसके पाँव डूबने लगता है और वो डर जाता है। ऊपर उठने की कोशिश करता है लेकिन इतना ज्यादा थक चुका था कि ऊपर उठता नहीं है और वो डूबने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसकी बैली जब समुद्र को टच करती है तो अब वो डूब नहीं रहा था और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यंग सीगल अब उड़ना भी सीख चुका था और फ्लोट करना भी सीख चुका था पानी पे। ऑथर एक पायलट है और वो अपनी छुट्टियों में डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ में इंग्लैंड जाके ब्रेकफास्ट करेगा। सो वो अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन लेकर उड़ जाता है। पेरिस कंट्रोल रूम पीछे छूट चुका होता है, सामने की तरफ उससे बहुत बड़े बड़े काले बादल दिखाई देते हैं। ऑथर के प्लेन में इतना फ्यूल नहीं होता कि वो उनको अवॉइड करके टर्न लेके जा सके, ना ही वो वापस जाना चाहता था, इसलिए वो एरोप्लेन को उन तूफानी बादल में घुसा देता है और थोड़ी देर बाद में उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाते हैं, उसके कॉम्पास डेड हो जाते हैं, उसका रेडियो सिग्नल सब कुछ लॉस्ट हो जाता है और वो पूरी तरह से खो जाता है। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो भगवान को याद करने लगता है। इतनी देर में उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है और वो ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट होता है वो उसे इशारा करता है फॉलो मी। ऑथर एक छोटे बच्चे की तरह उसको फॉलो करता रहता है। थोड़ी देर बाद में ऑथर की नजर जब अपने फ्यूल टैंक पे पड़ती है तो उसकी सांसें फूल जाती है क्योंकि उसमें सिर्फ 10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे रनवे दिखाई देता है। ऑथर जब नीचे उतर जाता है तो उसके बाद में पीछे घूम कर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ऑथर कंट्रोल रूम में जाता है, रिसेप्शनिस्ट को बोलता है मैं ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोलती है आज तो पूरे स्काई में सिर्फ आप ही का एरोप्लेन था और कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। हॉरेस डेनबी एक गुड सिटीजन है लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है। इसे महंगी महंगी किताबों का शौक है, इसलिए महंगी किताबें खरीदने के लिए हर साल ये एक चोरी कर लिया करता था। इस बार ये प्लान करता है शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने के लिए। जब ये चोरी को अंजाम दे रहा होता है तो इसको हे फीवर भी होता है जिसकी वजह से बार बार छींक रहा होता है। एक लेडी आती है और ये क्लेम करती है कि मैं इस घर के ऑनर की वाइफ हूँ। हॉरेस डेनबी डर जाता है और बोलता है मुझे जाने दो, लेकिन लेडी बोलती है अगर तू ये सेफ ओपन करके मुझे ज्वेलरी निकाल के दे देगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। हॉरेस डेनबी बड़ा खुश हो जाता है और सेफ को बिना ग्लव्स के ओपन कर देता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है और डिसाइड करता है कि इस बार महंगी बुक्स खरीदने के लिए मैं किसी और जगह पे चोरी करूंगा। लेकिन 3 दिन बाद में एक पुलिस वाला आता है और उसे पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि तूने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी की थी। हॉरेस डेनबी बोलता रहता है कि मैंने तो ऑनर की वाइफ के कहने पे चोरी की थी, लेकिन ऑनर की जो वाइफ थी जो कि 60 साल की एक बूढ़ी औरत थी, वो बोलती है ये सब एकदम बकवास है। और अब हॉरेस डेनबी से कोई भी अगर बात करता है ऑनर अमंग थीव्स यानी चोरों में ईमानदारी की अगर कोई बात करता है तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए। एनी फ्रैंक को अपने 13 बर्थडे पे डायरी मिलती है जिसका नाम वो रख देते किटी। उसका मानना था पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि लोग तो अपनी बात इधर उधर आके बक देते हैं। 20 जून 1942 को वो पहली बार अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है जिसमें वो लिखती है आज हमारी पूरी क्लास में डर का माहौल था क्योंकि आज ये डिसाइड होना था कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। मेरी तो सारे टीचर से बहुत अच्छी बनती थी, सिर्फ एक मैथ के टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर किसिंग। वो हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते थे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बातें करती थी। कई बार उन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानी, तो उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखने के लिए बोला जिसमें मैंने लिखा कि मैं बात करना बिल्कुल बंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी की भी ऐसी आदत है, वो भी हमेशा बोलती रहती है और ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। पूरी क्लास हंसने लग जाती है लेकिन फिर भी मेरा बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं होता। इस पे मिस्टर किसिंग एक और ऐसे लिखने के लिए बोल देते हैं इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस पे भी ऐसे लिख के लेकर आ जाती है लेकिन लास्ट में फिर भी ये नहीं मानती, तो मिस्टर किसिंग एक और ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स।
इस बार एनी फ्रैंक अपने ऐसे को एक पॉम के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें बेबी डकलिंग्स होते हैं वो इतनी ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे कि मम्मी पापा ने उन्हें इतना मारा कि वो जान से ही मर गए। मिस्टर किसिंग ने इस बात को पॉजिटिव सेंस में और इस दिन के बाद में एनी फ्रैंक को पनिशमेंट देना बिल्कुल भी बंद कर दिया और इनफैक्ट आजकल तो मिस्टर किसिंग मजाक भी किया करते। वांडा पेट्रोन्स की एक गरीब लड़की थी जो कि बॉगिन साइड में रहती थी। पूरी स्कूल में रूम नंबर 13 में सबसे लास्ट वाले कॉर्नर पे बैठती थी जहां पे शैतान बच्चे बैठा करते थे। इसलिए नहीं थी क्योंकि वो खुद शैतान थी बल्कि इसलिए क्योंकि वो रूम में किसी से बात नहीं किया करती थी। मैडी और पैगी जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी वो हमेशा उससे पूछा करती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, जिसपे वो हमेशा बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है। मैडी खुद भी पुअर थी, कभी भी वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी भी पैगी को जाके बोल दे कि वांडा का मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि उसे डर था कि पैगी अगर कभी मुझसे पूछने लग गई कि तेरे पास कितने ड्रेसेस है तो मैं उसे क्या बताऊंगी, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी। साथ ही साथ पैगी पूरी स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल भी थी। पिछले कुछ दिनों से वांडा स्कूल नहीं आई थी। स्कूल में गर्ल्स के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन और बॉयज के लिए मोटर बोर्ड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। रिजल्ट वाले दिन सब लोगों को लगा पैगी जीतेगी, लेकिन जब सब लोग स्कूल में जाते हैं तो वहां पे 100 ड्रेसेस दिखते हैं जो कि सारी बहुत शानदार कलर से बनाई गई थी। टीचर अनाउंस करती विनर का नेम जो कि थी वांडा पेट्रोन्स की, और टीचर ये भी बोलती है वांडा काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही इसलिए उसका अवार्ड उसके लिए ड्यू है। थोड़े दिनों बाद में वांडा के फादर का लेटर मिलता है जिसमें फादर बोलते हैं कि वांडा आपसे उस स्कूल में नहीं आएगी क्योंकि सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। मैडी और पैगी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वांडा को ढूंढने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वांडा अब घर खाली करके जा चुकी थी। थोड़े दिन बाद में टीचर को एक दोबारा लेटर मिलता है जिसमें यह बोला गया था कि वो सारी ड्रेसेस बच्चों में बांट दे और ग्रीन वाली ड्रेस पैगी को और रेड वाली ड्रेस मैडी को मिल जाए। जब मैडी और पैगी उन ड्रेसेस को देखती है तो पता चलता है वांडा ने वो ड्रेसेस स्पेशली उन्हीं के लिए ड्रॉ की थी क्योंकि उनकी शक्ल भी वांडा ने ड्रॉ की थी। तब उन्हें जाके पता चला कि वांडा भी उनको एक्चुअली पसंद करती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा सैड फील करती। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर कर लिया था कि अपनी बॉडी को इनविजिबल कैसे बनाते हैं। ये अपने मकान मालिक के घर को आग लगा के भाग जाता है। इनविजिबल होने के लिए इसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। लंदन में बहुत ज्यादा ठंड थी इसलिए एक दुकान में घुस जाता है और वहां पे कपड़े पहन के सो जाता है। सुबह जब हेल्पर्स इसको देखते हैं तो इसका पीछा करते हैं और ये वापस से अपने नए पहने हुए कपड़े उतार के वापस से इनविजिबल हो जाता है। इस पर थिएट्रिकल कंपनी के किसी स्टॉक में जाता है, कपड़े तो पहन ही देता है, साथ ही साथ अपने सिर पे बैंडेजेस और नकली चश्मा वगैरह सब कुछ लगा लेता है और आइपिंग नामक एक गांव में चला जाता है। जिस इनको इसने बुक किया था उसकी लैंडलॉर्ड की वाइफ का नाम था मिसेस हॉल। मिसेस हॉल इससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है लेकिन ये बोल देता है कि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, और थोड़े दिनों बाद में इसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। बोलता है थोड़े दिनों में मेरे पास पैसे आने वाला है। एक अजीब सा एपिसोड होता है। क्लर्जीमैन के घर पे अभी भी चोरी हो जाती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता चोरी किसने की। उसी दिन मिसेस हॉल अपने हस्बैंड के साथ जल्दी उठ के देखते हैं साइंटिस्ट का रूम खुला हुआ है और वो अंदर कमरे में जाती है, लेकिन वहां पे एक चेयर उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती है। सब लोग को लगता है कि इस कमरे में भूत प्रेत का साया है। थोड़ी देर में कांस्टेबल जिसका नाम मिस्टर जेफर्स था उसे बुला लिया जाता है, लेकिन मिसेस हॉल जब साइंटिस्ट को पूछती है कि वो कहां था तो उसे गुस्सा आ जाता है और अपने सिर पे बंधी हुई पट्टियां हटाता है और उसका सिर ही गायब हो जाता है। जेफर्स ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है साइंटिस्ट को पकड़ने की और लात कूसे से पिट जाता है और बेहोश हो जाता है। सब लोग बोलते रहते हैं उसे पकड़ो, लेकिन ये कहना आसान था करने से। रिचर्ड इब्राइट को बटरफ्लाइज कलेक्शन का बहुत ज्यादा शौक होता है। इनकी मदर इन्हें एक बुक लाके देती है जिसका नाम होता है ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क कैट्स, जिसमें बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को स्टडी करना था, बटरफ्लाइज को पकड़ के टैग करना था और उनको रिलीज कर देना था। लेकिन अगर एक एक बटरफ्लाई को पकड़ा जाए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए इब्राइट ने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा और अपने बेसमेंट में ही उसके एग्स को लेकर उसको डेवलप करवाने लग गए। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। बाद में जब इब्राइट ने काउंटी साइंस फेयर में एक्सपेरिमेंट किया तो ये वहां पे हार गए और समझ गए कि मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। इनके पहले एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाना था कि कुछ कैटरपिलर्स मर रहे थे। लोगों का मानना था कि एक बीटल वायरस लेकर आता है जिसकी वजह से कैटरपिलर्स मर जाते हैं। इन्होंने क्या किया, उन कैटरपिलर्स को उस बीटल की प्रेजेंस में रेस करना स्टार्ट करवाया, लेकिन बाद में पता चल गया कि बीटल वायरस नहीं लेकर आता और ये जीत गए। बाद में इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क को क्यों कॉपी करती है ये पता लगाना था। लोगों का मानना था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है उसको बर्ड्स खा जाते हैं जबकि मोनार्क बटरफ्लाइज को बर्ड्स नहीं खाते, इसलिए वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करते थे। उसके बाद इन्होंने पता किया मोनार्क कैटरपिलर पे 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं जो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक दिन इस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए इन्हें पता चला कि डीएनए किस तरीके से हमारी लाइफ के ब्लूप्रिंट को रीड कर लेता है और यही डिस्कवरी इन्हें लेके गई लाइफ ऑफ सेल की थ्योरी तक, जिससे ये आगे चल के इतने ज्यादा फेमस है। ऑथर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए गोवा के बेकर के बारे में बताता है जो दिन में हमेशा 2 बार आता था, एक बार सेलिंग ग्राउंड पे और एक बार जब वो सेल करके चला जाया करता था। आते समय वो हमेशा सिर पे टोकरी लाता था, साथ ही साथ एक बंबू लेकर आता था जिससे झंग झंग की आवाज करते हुए आता था जो कि उसके अराइवल को अनाउंस किया करती थी। ब्रेड तो घर के सर्वेंट्स ले लेती थी लेकिन बच्चों में हमेशा ब्रेड बैंगल्स का क्रेज हुआ करता था। जब उनको डांट फटकार के अलग भगा दिया जाता था तो वो किसी डोली के ऊपर चढ़ के और उसमें झांक लिया करते थे टोकरी में और अपनी मनपसंद की ब्रेड बैंगल्स छाट लिया करते थे। और बोलते हैं हम लोग ब्रेड के इतने ज्यादा दीवानी हुआ करते थे कि हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे। ब्रश करनी भी क्यों, क्योंकि गरम गरम चाय पियेंगे तो उससे वैसे भी कीटाणु तो मर ही जाएंगे और वैसे भी टाइगर तो कभी ब्रश करता भी नहीं है। गोवा में कोई भी ओकेजन हो, चाहे किसी की एंगेजमेंट हो या फिर
क्रिसमस का फेस्टिवल हो, हमेशा ब्रेड की इंपॉर्टेंस होती थी। कभी बॉल, कभी बॉलिनाज, मतलब ये अलग अलग ब्रेड से बनी हुई डिशेस हमेशा वहां पे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और ब्रेड का जो हिसाब किताब है वो किसी दीवार पे नोट कर लिया जाता था एक पेंसिल से। बेकर और उनकी फैमिली बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हुआ करती थी, बहुत ज्यादा अमीर हुआ करती थी। वो लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते थे जिन्हें कबाई बोलते थे, और उन बेकर को पैडर भी बोला जाता था। आज भी अगर कोई हम लोगों को ऐसा आदमी दिखाई दे जाता है जो बहुत ही ज्यादा मोटा ताजा है और उसने हाफ पैंट पहन रखी है, तो उसे कमेंट मिलता है कि तूने पैडर की तरह कपड़े पहन रखे हैं। मैसूर और मैंगलोर में कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो ऐसे लगता है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है, जिसका नाम है कुर्ग। कुर्ग में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, साथ ही साथ कॉफी प्लांटेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो कुर्गी लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था जिसका नाम था जनरल कारियप्पा, वो भी एक कुर्गी था। और सिर्फ कुर्गी लोगों को ही परमिशन होती है बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की, यानी हथियार रखने की। वहां जाने पर वहां के लोगों के बहादुरी के किस्से सुनने को अक्सर मिल जाया करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कुर्गी ग्रीक ओरिजिन के, कुछ लोग मानते हैं अरब ओरिजिन के। ग्रीक ओरिजिन की कहानी स्टार्ट होती है जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पे आ गई थी इंडिया में, और जब वापस लौटना उनका पॉसिबल नहीं हुआ तो ये यहीं पे सेटल हो गए और यहीं के लोगों से इन्होंने शादी कर ली। जबकि अरब ओरिजिन यहाँ से माना जाता है कि जो अरबी लोग होते हैं वो एक लंबा सा वेस्ट कोट पहनते हैं और उस वेस्ट कोट पे एक वेस्ट बेल्ट भी होती है जिससे कुफिया बोला जाता है। यहाँ पे भी लोग बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनते हैं जिससे कुफिया बोला जाता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये लोग अरबी हैं। जब आप यहाँ पे जाओगे बहुत सारे नेचुरल सीन, साथ ही साथ बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रैकिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स में जाएंगे तो वहां पे आपको तिब्बतन लोगों का सेटलमेंट भी मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे तिब्बतन लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रांजल और राजवीर दोनों क्लासमेट है, वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में प्रांजल राजवीर को इन्वाइट करता है अपने घर आसाम में जाने के लिए, और जब वो ट्रेन से जा रहे होते हैं बहुत सारे लोग चाय पी रहे होते हैं, वो भी 2 कप चाय ऑर्डर करते हैं। और राजवीर बताता है कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसके पीछे की 2 स्टोरी भी बताता है। एक चाइनीज एम्परर था जो पानी पीने से पहले हमेशा उसको उबाला करता था। एक बार उसमें कुछ पत्तियां गिर गई और उसको बहुत ही शानदार फ्लेवर मिला पानी को। ऐसा माना जाता है कि वो टी लीव्स थी, यानी वो चाय की पत्तियां थी। एक दूसरी कहानी है, एक बुद्धिस्ट एसेटिक था जिसका नाम था बोधिधर्मन। जब भी वो मेडिटेशन करता था तो उसे नींद आ जाया करती थी, इसलिए उसने अपनी पलके काट के जमीन पे गिरा दी। जहां पे उसकी पलके गिरी, ऐसा माना जाता है कि वहां से कुछ प्लांट्स निकले और वो टी लीव्स थे जिन्हें जब पिया जाता है तो नींद को यानी स्लीप को बैनिश कर देते हैं। इनफैक्ट ये जो वर्ड है जैसे चाय, चीनी, ये सारे भी चाइनीज ही वर्ड्स है। अब बात करते करते दोनों आसाम में पहुंच जाते हैं, जहां पे प्रांजल के पेरेंट्स उनका रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे थे। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें बहुत सारी टी लीव्स भरी हुई होती है। प्रांजल के पेरेंट्स बताते हैं कि ये सेकंड फ्लश है, यानी ये सेकंड सीजन की कटाई है जिसमें टी लीव्स को अभी काटा जा रहा है। मटिल्डा एक सुंदर लड़की होती है लेकिन गरीब होती है, इसलिए उसकी शादी भी एक नॉर्मल से क्लर्क से हो जाती है। दिन भर वो हमेशा सपने देखती रहती थी, आलीशान घर के, सुंदर कपड़ों के, अच्छे खाने के, और इसलिए हमेशा परेशान रहती थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो बहुत ही ज्यादा अमीर थी, जब भी वो उससे मिलकर आती थी तो हमेशा बहुत ज्यादा परेशान होती थी। एक दिन उसका हस्बैंड मिनिस्टर की पार्टी का इन्विटेशन लेकर आता है। उसे लगा कि मटिल्डा खुश हो जाएगी, लेकिन मटिल्डा परेशान हो जाती, बोलती मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए। इस पर उसका हस्बैंड अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देता हुआ उसे 200 फ्रांसिस देते कपड़े लाने के लिए। लेकिन जब पार्टी वाला दिन आता है तो वो और भी ज्यादा परेशान होती है और बोलती है मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। हस्बैंड सजेस्ट करता है कि अपनी अमीर फ्रेंड से जाके एक ज्वेलरी लेकर आ जाए। वो डायमंड का एक नेकलेस लेकर आती है और पहनती है और बहुत ज्यादा उछल उछल के डांस करती है, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होती है वो पार्टी में। जब लोग पार्टी से वापस आ रहे होते हैं तो उसका हस्बैंड उसको शॉल उड़ाता है और वो जल्दी से पार्टी से बाहर आ जाती है। कितने महंगे नेकलेस के सामने ये शॉल एकदम गरीबों वाला दिखाई देगा। जब वो लोग घर पे आते हैं तो मटिल्डा एक बार वापस आईने के सामने जाती है अपनी खूबसूरती को देखने के लिए, और उसके गले से एक चीख निकलती है क्योंकि नेकलेस तो वहां पे था ही नहीं। वो सब जगह ढूंढते हैं लेकिन नेकलेस कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। अब दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक सेम नेकलेस होता है जो कि 40,000 फ्रांसिस का था, उसे वो बार्गेनिंग करके 36,000 फ्रांसिस में लेकर आ जाते हैं। अब मटिल्डा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा भी तो चुकाना था। अपनी मेड को भी घर से निकाल दिया, खुद छोटे से कमरे में रहने लग गए, सारे छोटे मोटे घर के काम वो खुद करने लगी। 10 साल बाद जब उसका कर्जा उतरता है, एक दिन वो पार्क में जाती है और वहां पे उसे उसकी फ्रेंड दिखाई देती है जो बहुत ही रिच होती है। मिसेज लॉइजल उसे पहचान नहीं पाती, जिसपे मटिल्डा बोलती है कि मेरी ये खराब हालत तेरी वजह से हुई, तुझे वो डायमंड का नेकलेस याद है, वो हमसे खो गया था और मैंने तुझे इसलिए नया खरीद के दिया था। इस पे मिसेज लॉइजल बोलती है कि मेरा वाला तो नकली था, 500 फ्रांसिस से ज्यादा का था ही नहीं। ऑथर एक लॉयर था और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम किया करता था एक लॉ फर्म में, लेकिन अपने काम से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था क्योंकि इसका काम था लोगों को जाके समन सुनाना। कभी कभी ये पिट के भी आ जाया करता था। एक बार जब इसके पास ऑफर आता है कि किसी गांव में जाके ऑलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को समन सुनाने, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मानना था कि गांव के लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब ये गांव में पूछते हैं तो वहां पे इसे एक बहुत ही ज्यादा चीयरफुल पर्सन दिखाई देता है जो अपना नाम बिल मैग्न्यूसन बताता है। बिल मैग्न्यूसन के पास एक कार्ट होती है, वो अपने किराया डिसाइड करके और उस कार्ट में लेकर निकल जाता है। ऑथर को बोलता है कि ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन पहले मैं जाके पूछ लूंगा क्योंकि अगर तुम ऐसे सूट बूट में जाओगे तो वो हमेशा भाग जाएगा, इसलिए मैं जानता हूँ वो कौन कौन सी जगह पे, और पहले मैं अंदर जाऊंगा, तुम पीछे से देखते रहना। ऑथर उसको अलग अलग जगह चक्कर कटवाता है। पहले वो फ्रिट्ज की शॉप पे जाता है जहां से पता चलता है कि अभी गुस्ताफ की शॉप पे वो शेविंग करवाने के लिए गया है ऑलिवर लुटकिंस। वहां पे जब जाता है तो पता चलता है अभी भी सिगरेट का पैकेट लेने के लिए गया है। हर बार पहले सिर्फ बिल मैग्न्यूसन ही जाता था, ऑथर गेट पे वेट करता था। अब वेट करते करते उन्हें
दोपहर का टाइम हो जाता है, ऑथर को भूख लगती है, जिसपे बिल मैग्नीशन दोबारा बोलता है कि मैं घर से ही खाना लेकर आ जाऊंगा और ज्यादा चार्ज भी नहीं होगा क्योंकि बाहर का खाना तो बहुत ज्यादा ऑयली होता है। दोनों खाना खाते हैं। उसी समय बिल मैग्नीशन अपने पूरे घर की कहानी बताता है, अपने पूरे गांव की कहानी बताता है, जिसपे ऑथर को बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से कम मेरा जो किराया है वो इस भले आदमी के पास जा रहा है और ये इतना बेईमान तो नहीं है जितना मैं हूं, क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा अपनी लॉ फॉर्म पे चार्ज करूंगा। उसके बाद में बिल मैग्नीशन बोलता है एक काम करते हैं, एक बार उसकी मम्मी के घर पे भी ढूंढ के आ जाते हैं क्योंकि उसकी मम्मी दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजर है। पहले इस बार भी मैं अंदर जाऊंगा। जब वो उसकी मदर के घर पे जाते हैं तो मदर 9 फीट टॉल होती है, बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। वो एक लाठी लेके उनके पीछे पड़ जाती है और उन दोनों को जान बचा के अपनी भागना आता है। लेकिन आते आते भी वो इधर उधर ताक झांक करके देख लेते हैं, कहीं पे ओलिवर लुटकिंस दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऑथर वापस अपनी लॉ फॉर्म में आ जाता है जहां पे उसको डांट पड़ती है और उससे वापस जाने के लिए बोला जाता है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। लेकिन इस बार उसके साथ में एक आदमी भेजा जाता है जो ओलिवर लुटकिंस को जानता था। जो प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो ऑथर देखता है बिल मैग्नीशन ओलिवर लुटकिंस की मदर के साथ हंस के बात कर रहा है। वो अपने कुलीग को बताता है कि देखो यही वो आदमी है, भला आदमी जिसने मेरी हेल्प की थी। उसका कुलीग बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, इसने तो तुम्हारी हेल्प की होगी क्योंकि ये खुद ही तो ओलिवर लुटकिंस है जो तुम्हें चक्कर कटवा रहा था। ऑथर के डॉग की डेथ हो जाती है तो जब वो बसरा जा रहा होता है तो वो अपने फ्रेंड के सामने एक सजेशन रखता है कि मैं ऑर्डर लेना चाहता हूँ, यानी ऊद पुलाव लेना चाहता हूँ। उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि तुझे इराक के टिग्रिस मार्केट से बहुत सारे मिल जाएंगे। थोड़े दिन बाद उसका फ्रेंड तो चला जाता है लेकिन इसके मेल का क्योंकि रिवर्ट नहीं आया था इसलिए उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। थोड़े दिन बाद इसका फ्रेंड इसके लिए एक ऑर्डर भिजवा देता है जिसका ये नाम रख देता है मिचबिल। शुरू में तो मिचबिल एकदम अलग अलग रहता था, बिल्कुल भी घुल मिलकर नहीं रहता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये ऑथर के साथ घुलने मिलने लग गया और बहुत सारे दूसरे गेम्स भी खेलने लग गया, जैसे कि मार्बल्स को अपने पेट पे रोल करता, बॉल का उछालने वाला, बहुत सारे गेम खेलने लग गया था। अब ऑथर के सामने एक बड़ी समस्या जो पैदा होती है वो होती है इसे वापस अपने घर पे लेकर आने की, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन साफ मना कर देती कि हम लोग जानवरों को लेकर फ्लाई नहीं करते। अभी दूसरी फ्लाइट को बुक करता है लेकिन उसमें भी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि इसे एक छोटे से बॉक्स में रखा जाए। अब उसके लिए बॉक्स बनाया जाता है और ऑथर खाने के लिए चला जाता है। वापस आके वो दिखता है कि बॉक्स में से खून निकला हुआ है और उसका कवर उतरा हुआ था क्योंकि मिचबिल ने बाहर निकलने की कोशिश की। बॉक्स का बिना ढक्कन लगाए जब वो उसे एरोप्लेन में लेकर जाता है तो वहां पे भी मिचबिल अचानक से फुदक के बाहर आ जाता है और प्लेन में इधर उधर घूमने लग जाता है। बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। इस पे जाके एयर होस्टेस आती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जाके पकड़ के लेकर आती हूँ। तब जाके मिचबिल अचानक उसके पहले पांव पे चढ़ जाता है और फिर कंधों पे आके चढ़ जाता है। अब जब ये मिचबिल को अपने घर पे लेकर आ जाता है तो कभी इसे घुमाने के लिए ले जाता था, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा मजा इसे तब आता था जब लोग इसे देखकर सरप्राइज होते थे और अलग अलग तरह के गैस करते थे। कभी कोई बोलता क्या ये ड्रैगन है, क्या ये सील है, क्या ये उल्लू है, क्या ये डॉग है, पता नहीं अलग अलग तरह के लोग बाग गैस किया करते थे। इस पे ऑथर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता था। एक क्वेश्चन जो ऑथर को सबसे अजीब लगा, एक लेबर था और वो जैसे ऊद पुलाव की तरफ देखता है, ऑथर की तरफ देखता है, वो पूछता है अरे मिस्टर ये क्या अजीब सी आफत है। सुलेखा जब 10 महीने की थी तो वो बेड से नीचे गिर गई थी जिससे उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, इसलिए वो बैकवर्ड चाइल्ड बनकर रह गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया भोली। फिर जब ये 2 साल की हुई तो स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया और पूरा का पूरा शरीर का डिसफिगर हो गया, काले काले बड़े बड़े पॉक मार्क्स बन गए। रामलाल के 7 बच्चे थे, 4 बेटियां थी और 3 उसके बेटे थे। बेटों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था और बेटी की लगभग शादियां कर दी गई थी। जब भोली 7 साल की थी तो गांव में गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल खोला जाता है। तहसीलदार आते हैं और रामलाल को बोलते हैं कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो, लेकिन रामलाल की हिम्मत नहीं होती बेटी को स्कूल भेजने की, तो उसकी वाइफ बोलती है भोली को स्कूल भेज देते हैं। रामलाल भोली को पकड़ के स्कूल में ले जाता है लेकिन भोली डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी को अभी अभी ऐसे ही घर से बाहर निकाला गया था और बेच दिया गया था। जब वो स्कूल जाती है तो वहां पे छोटी बच्चियों को देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसे लगता है इनमें से शायद कोई एक मेरा फ्रेंड भी बन जाएगा। थोड़ी देर बाद टीचर आती है, टीचर उसका नाम पूछती है, भोली हकलाती है, आवाज में बोलती है भय भय भय, भोली बोल ही नहीं पाती और रोने लग जाती है। टीचर उसको प्यार से बोलती है भोली तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम डेली स्कूल आना और एक दिन तुम भी बाकी लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दिन बीतते चले जाते हैं। भोली की शादी तय करवा दी जाती है बिशंबर नाथ से जो कि 50 साल का था और साथ में लंगड़ाता भी था। शादी वाले दिन वो दूल्हे के गले में वरमाला डाल रहा होता है तो वो उसके पॉकमार्क्स देखता है और बोलता है कि अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो 5000 रुपए का दहेज लूंगा। इस पर रामलाल रोने लग जाता है लेकिन बिशंबर नाथ नहीं मानता तो उसे 5000 रुपए देने पड़ते हैं। अब दोबारा जब वो वरमाला डाल रहा होता है भोली अचानक से अपना हाथ का झपट्टा मारती है और वरमाला सीधा मंडप की आग में चली जाती है और भोली बोलती है पिताजी मैं इस लूले लंगड़े आदमी से, लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। कुछ लोग बोलते हैं अरे देखो कितनी बेशर्म लड़की है। इस पे भोली उनको भी गुस्से में जवाब देती है। जब सारे लोग चले जाते हैं रामलाल बोलता है भोली से कि बेटा अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। भोली बोलती है पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी जहां से मैंने इतना कुछ सीखा है और बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी। भोली की टीचर जो कि पूरा ड्रामा देख रही थी उनकी आंखों में एक डीप सेटिस्फेक्शन था, बिल्कुल वैसा सेटिस्फेक्शन जैसा किसी आर्टिस्ट की आंखों में होता है जब अपनी मास्टरपीस बना लेता है। वली 8 साल की एक छोटी बच्ची होती है जिसका फेवरेट पास टाइम था अपने गेट पे खड़े होकर बाहर गली में देखना। उसको सबसे ज्यादा फैसिनेट जो किया करता था वो एक बस थी जो हमेशा सिटी को जाया करती थी, आसपास में जाने वाले लोगों को देखा करती थी, बस की ट्रैवलिंग को देखा करती थी और उसके मन में हमेशा होता था कि मैं भी इस बस में ट्रैवल करूं। उसने बस की ट्रैवलिंग के बारे में कुछ डिटेल इकट्ठा कर ली, जैसे 30
पैसे वन साइड लगते हैं, आने जाने का 45 मिनट्स लगता है। एक दिन जब उसकी मम्मी सो रही थी तो वैली निकल जाती है बस में राइड करने के लिए। जो कंडक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा जॉवियल पर्सन होता है, खुशमिजाज पर्सन होता है। वो वैली को बस में चढ़ने के लिए हाथ देता है, जिसपे वैली मना कर देती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इस पे कंडक्टर वैली को छोटी बच्ची बोलता है, जिसपे वैली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जब वो ट्रैवल कर रही होती है तो बाहर के सीन देख रही होती है जो उसे बहुत ही ज्यादा फैसिनेट कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आगे जब वो चलती है तो रोड पे उसे एक काऊ दिखाई देती है जो बस के बिल्कुल आगे आगे भाग रही थी अपनी पूंछ ऊपर करके। वैली ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंसती है। कंडक्टर बोलता है, बेटा इतना मत हंस, कल के लिए भी थोड़ा सा बचा ले। थोड़ी देर बाद में वैली के पास में एक औरत आके बैठ जाती है जिसके होठों से पान मसाला टपक रहा था और वैली को बोलती है कि बेटा इतनी छोटी बच्चे का अकेले ट्रैवल करना सेफ नहीं है। लेकिन वैली इसको इग्नोर करती है। जब वैली पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पे तो वो बस से नीचे नहीं उतरती, बल्कि कंडक्टर को दोबारा 30 पैसे देती है और बोलती है मुझे रिटर्न जर्नी इसी बस से करनी है। कंडक्टर उसको जूस पीने का ऑफर देता है, लेकिन वैली मना कर देती है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती। जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो रिटर्न जर्नी पे वो देखते हैं कि जो गाय उन्हें जाते समय मिली थी वो गाय अब उन्हें मरी हुई दिखाई देती है। इस पे वैली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, उसका कहीं इधर उधर देखने का मन नहीं होता, वो अपनी सीट पे बैठी रहती है। और जब वो अपने घर पे वापस पहुंच जाते हैं तो कंडक्टर बोलता है फिर मिलेंगे। वैली भागती हुई अपने घर पे जाती है तो देखती है उसकी मम्मी उठ चुकी थी। वो पड़ोस की एक आंटी से बात कर रही थी जो बहुत ही ज्यादा बातूनी थी। उसकी मम्मी बोल रही होती है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे नोटिस के बिना होती है। इस पे वैली बोलती है बिल्कुल ऐसी होती है और दोनों लेडीज वैली की तरफ देखने लग जाती है कि देखो कैसे छोटी सी बच्ची हमारे काम में टांग अड़ा रही है या हमारी बातों में ध्यान दे रही है। मार्स का चीफ थिंक टैंक ओमेगा, आइडा और ऊ को अर्थ पे अटैक करने के लिए अर्थ पे भेजता है और ये तीनों एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी कभी देखी नहीं होती, बुक्स के बारे में जब ये थिंक टैंक से सजेशन लेते हैं तो थिंक टैंक बोलता है कि ये एक सैंडविच है। जब वो इसको खाते हैं तो बोलते हैं ये तो एकदम ही बेकार है, जिसपे नूडल की एंट्री होती है जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो बोलता है कि मैंने सर्वेयर फिल्म्स में देखा है कि ये सैंडविच कम्युनिकेशन डिवाइस है। इस पे वो उनको कान पे लगा के सुनते हैं लेकिन कोई आवाज ही नहीं आती। फिर नूडल दोबारा सजेस्ट करता है कि ये आई कम्युनिकेशन डिवाइस है। जब वो उसको देख रहे होते हैं तो वो एक नर्सरी राइम की बुक होती है जिसका नाम होता है मदर गूज, जिसमें बच्चों के लिए पॉम्स वगैरह लिखी थी। वो पॉम्स का एकदम लिटरल मीनिंग ट्रांसलेट करने लग जाते हैं और उन पॉम को वो गलत इंटरप्रेट करते हैं। लास्ट वाली जो पॉम होती है जिसमें हम्टी डम्टी की पिक्चर होती है जो कि बिल्कुल थिंक टैंक के जैसा दिखता था, इसे देख के थिंक टैंक डर जाता है और उसे लगता है कि अर्थलिंग्स मुझे देख चुके हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, पूरे मार्स को कैप्चर करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग स्पेस कैप्सूल बना के और वहां से तुरंत भाग जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जब ये छोटे बच्चे थे तो उन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। जब ये वापस आते हैं तो इनकी शादी हो जाती है, इनको एक बेटा भी होता है। एक दिन जब ये शिकार पे जाते हैं तो वहां पे एक बूढ़े आदमी को, एक मरे हुए आदमी को देखते हैं और ये सच्चाई की तलाश में निकल जाते हैं, सारी मोह माया छोड़कर। इन्हें सच्चाई की तलाश होती है यानी एनलाइटनमेंट मिलता है एक पेड़ के नीचे जिसका नाम ये रख देते हैं बोधि ट्री, और अपना पहला उपदेश देते हैं बनारस में। और वो उपदेश ये था किसा गौतमी का बेटा मर जाता है और वो अपने बेटे को लेकर इधर उधर लोगों से दवाई मांगती रहती है। लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गई अपने बेटे के गम में, लेकिन एक आदमी होता है जो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्धा के पास में भेजता हूँ, वो तुम्हें दवाई दे सकते हैं। जब ये गौतम बुद्धा के पास जाती है, गौतम बुद्धा बोलते हैं कि मुझे सरसों के बीज लाके दो, लेकिन एक ऐसे घर से जहाँ पे आज तक किसी की भी डेथ नहीं हुई। जब ये लेडी जाती है सरसों के बीज मांगने के लिए, लोग इसे दे तो देते हैं, लेकिन जब ये पूछती है कि आपके यहाँ पे किसी की डेथ हुई क्या, तो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे जिंदा तो कम है बल्कि मरे हुए लोग बहुत ज्यादा है। और इसके बाद में इस लेडी को रियलाइज होता है कि मैं भी कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई। मौत तो एक ट्रूथ है जो हर किसी को आनी है, लेकिन मैं अपने सेल्फिश नेचर की वजह से सब कुछ भूल चुकी थी। हम लोग रोकर दुख मनाकर कभी किसी को नहीं बचा सकते। एक फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, ना ही कोई रिलेटिव अपने किसी दूसरे रिलेटिव को बचा सकते हैं। हम लोग सिर्फ देख सकते हैं बस, और मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी ही होती है। ये जीवन की सच्चाई है। लोमो और चिबुको दोनों लैंड ओनर है, एक दूसरे के नेबर भी है। लोमो आता है चिबुको के घर उसकी बेटी नताला का शादी के लिए हाथ मांगने। चिबुको ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो नताला को भेजता है तो वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जिसपे लोमो ऑक्सन मिडोज की बात छेड़ देता है और बोलता है कि वो ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। नताला इस पे उससे लड़ पड़ती है और बोलती है नहीं ऑक्सन मिडोज मेरे हैं। इन दोनों की लड़ाई सुनकर चिबुको भी आ जाता है और वो भी नताला का ही साथ देने लगता है और इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। और नताला बोलती है पापा देखो कितने बदतमीज नेबर है, हमारी लैंड को खुद की लैंड बोल रहा है, जिसपे चिबुको बोलता है हाँ ऊपर से प्रपोजल और लेकर आया। नताला जब प्रपोजल की बात सुनती है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने पीटने लग जाती है। बोलती पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उसे वापस लेकर आओ, जिंदगी में पहली बार तो कोई मुझे प्रपोज करने के लिए आया। चिबुको परेशान हो जाता है और जैसे तैसे लोमो को वापस लेकर आता है और दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। लोमो और नताला दोनों बात कर रहे होते हैं। बात करते करते ये अपने डॉग्स पे आ जाते हैं। लोमो के डॉग का नाम गैस, नताला के डॉग का नाम स्क्वीजर है। दोनों अपने अपने डॉग को एक दूसरे से बेटर बताने लगते हैं और फिर से लड़ाई करने लगता है। फिर चिबुको की एंट्री होती है और वो भी नताला का साथ देने लगता है और बोलता है कि हमारी डॉग बेटर है, और तीनों बहुत बुरी तरीके से लड़ने लग जाते हैं। लोमो को एक और प्रॉब्लम थी, उसको पैल्पिटेशन होने लगती थी, घबराहट होने लगती थी। अभी उसे घबराहट हो जाती है और वो चेयर पे पड़ जाता है और कुछ बोलता नहीं है। नताला को लगता है कि ये तो मर गया और वो रोने लग जाती है। चिबुको थोड़ी देर बाद में आता है, उसको पानी पिलाता है, तब जाके लोमो को होश आता है और चिबुको बोलता है अब तुम दोनों शादी कर लो, किस कर लो और यहाँ से दफा हो जाए। तो अब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में एंटर हो जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। साथ ही साथ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।